जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं और उनकी बातें सुन करके समझ में आता है कि कितनों ने बचपन में ही ख्वाहिश रखी थी, अपना उद्देश्य बना लिया था कि मुझे अब कलेक्टर ही बनना है, चाहे कुछ हो जाए। ना बनना है मुझे डॉक्टर, ना बनना है इंजीनियर, बनना है तो सिर्फ कलेक्टर। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं जिनको 10th में आके पता चला, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिनको 12th में पता चला, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका फाइनली ग्रेजुएशन में पता चला कि हाँ अब कलेक्टर बनना है। और ये सभी स्टूडेंट वो होते हैं जिनको ये पता होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन जाने के बाद मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। और यही सारी चीज़ें सोच करके लोग कलेक्टर बनने के लिए मेहनत करने के लिए आगे आ भी जाते हैं। अब उनको चाहिए होता है कि कलेक्टर तो मैं बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे चाहिए कि इसके लिए क्या करना है। एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम में कैसा देना होता है, क्या होता है पूरा प्रोसेस, मतलब कि एग्ज़ाम के नाम में क्या क्या प्रोसेस है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, क्या सिलेबस है, नोट्स बनाने नहीं बनाने, कोचिंग लेना ज़रूरी है या नहीं। ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके मन में कि फाइनली क्या क्या करना होता है जिसमें लास्ट में मैं कलेक्टर बन जाऊं, मुझे सब चीज़ें लोग बता दें। तो चलिए यही सारी चीज़ों की जानकारी आज मैं इस वीडियो में ही देने वाली हूँ। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कलेक्टर कैसे बनते हैं ये बाद में बताऊंगी, पहले आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी है जानना। अगर वो जान जाओगे तभी बाकी चीज़ें आप समझ पाओगे। यूपीएससी का नाम तो आपने सुना होगा। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यूपीएससी कई अलग अलग सर्विसेज के लिए एग्जाम कराती है और उस एग्जाम के माध्यम से या उसके जरिए से लोग उस सर्विस को ज्वाइन करते हैं। उसी में से एक एग्जाम है सीएससी एग्जाम, जिसका फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एग्जाम। इस सिविल सर्विस एग्जाम में बहुत से अलग अलग सर्विस होते हैं और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक पार्ट है ऑल इंडिया लेवल पे है, दूसरा पार्ट है ग्रुप ए और तीसरा पार्ट है ग्रुप बी। और इस पार्ट में डिवाइड होते हैं सर्विस। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में ऑल इंडिया लेवल पर 3 सर्विस हैं। पहला आईएएस, जिसे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, दूसरा आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा है आईएफएस, जिसे हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं। ये 3 सर्विस ऐसे हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर हैं। इसके बाद आता है ग्रुप ए और ग्रुप बी। इन दोनों का नाम क्या क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, इसलिए मैंने स्क्रीन पर उस लिस्ट को शो कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये थी सर्विस रिलेटेड जानकारी। अब इनमें से क्वेश्चन होता है कि कलेक्टर बनने के लिए इनमें से कौन सी सर्विस आप चूज करेंगे। तो आपको कलेक्टर बनने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको चुना जाए तो कलेक्टर बनने के लिए, तो आपको आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पहले चुनना होगा। सवाल होता है कि कलेक्टर बनने के लिए मुझे आईएएस क्यों बनना है। तो दोस्तों बता दूं कि आईएएस एक सर्विस है और उस सर्विस के अंदर बहुत से अलग अलग पोस्ट हैं। कुछ जूनियर लेवल पे हैं और कुछ सीनियर लेवल पे हैं। इस टाइप से अलग अलग लेवल पे डिवाइड हैं। और इसी में एक पोस्ट है कलेक्टर, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। तो इसीलिए आपको कलेक्टर बनने के लिए आईएएस बनना होगा। अब हम बात करते हैं कि कलेक्टर कैसे बनते हैं, स्टार्ट से लास्ट तक का प्रोसेस। सबसे पहले नंबर 1, कलेक्टर बनने के लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देना होगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन जनरली ऐसा होता है कि फरवरी मंथ में मिल जाता है। क्वेश्चन होता है कि कैसे पता चलेगा कि यूपीएससी सीएससी नोटिफिकेशन आ चुका है और हमें आईएएस के लिए फॉर्म भरना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाना है और उस पर सारी जानकारी दी हुई होती है। कब कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम होने वाला है वो वेबसाइट अपने आप में अपडेट करती रहती है। जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। इस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए 2 चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली चीज आपके एज को लेकर के, आपकी एज मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर होनी चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों में से कुछ है तो इसके लिए कुछ छूट दी गई है और उस छूट को देखने के लिए आप नोटिफिकेशन जरूर देखें।
अब बात करते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ की, तो आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। मतलब कि आप बिना ग्रेजुएट हुए इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं तभी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से केवल एक चीज़ आपके पास है। आपका एजुकेशन और आपकी एज, ये दोनों ही चीज़ें कंपलसरी हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। मान लीजिए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल थे और आपने फॉर्म फिल कर दिया। अब इसके आगे क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है। फॉर्म भरने के बाद आपको 3 स्टेज में एग्ज़ाम देना होगा। फर्स्ट स्टेज में आपको प्रीलिम्स देना है, सेकेंड स्टेज में मेंस देना है और थर्ड स्टेज में इंटरव्यू देना है। इसके बाद इस एग्ज़ाम का प्रोसेस पूरा होता है और जब आपका रिजल्ट आता है और अगर आप पास हो जाते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर आपको कॉल लेटर मिलता है ट्रेनिंग सेंटर में जाने के लिए, जहां आपकी ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग आपकी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, जिसे लवासना बोलते, वहां होती है। और जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद फाइनली आपको पोस्ट कर दिया जाता है किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी डिपार्टमेंट में या फिर किसी मिनिस्ट्री में। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी के बारे में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला पेपर 200 मार्क्स के होते हैं और दूसरा पेपर भी 200 मार्क्स के होते हैं। पहले पेपर में जितने अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकते हैं लेकर के आना होगा और दूसरे पेपर को आपको केवल पास होना है। मतलब कि उसमें केवल 33% लाना होता है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं करना है। जो भी नंबर लाना होता है वो पहले पेपर में लाना होता है और उसी के नंबर जोड़ करके फाइनली ये डिसाइड होता है कि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पास हैं या नहीं। अब सवाल होता है कि प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ये लिस्ट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, जिसमें सिलेबस दिया हुआ है कि आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर जनरल लैंग्वेज में मैं बताऊं कि सिलेबस क्या है प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर का, तो उसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है। मतलब कि इंडियन हिस्ट्री की सारी चीजें पढ़नी है। आपको इंडियन जियोग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है, इसके बाद पॉलिटी पढ़नी है, इसके बाद इकोनॉमिक पढ़ना है और उसके बाद आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, आपको सिक्योरिटी पढ़नी है, साइंस पढ़ना है और साइंस के अंदर ही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है और उसके साथ करंट अफेयर, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पे होंगे, ये पढ़ना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे। सेकेंड पेपर की मैं बात करूँ तो उसमें कुछ क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड होते हैं, कुछ रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं और कुछ कॉम्प्रिहेंशन होते हैं और यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं और इसमें केवल पास होना है। तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करना होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद ही आप मेंस के एग्जाम में बैठ पाएंगे और मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। स्क्रीन पर आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी, ये मेंस एग्जाम के लिए जो पेपर होते हैं उससे रिलेटेड लिस्ट है और किस टाइप से ये डिवाइड है ये भी दिखाई दे रहा होगा। इसके मार्क्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेंस एग्जाम में 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। ये दोनों पेपर 300 नंबर के होते हैं। एक पेपर होता है इंग्लिश का और दूसरा पेपर होता है कि संविधान में जितने भी भाषा है उन भाषा में से कोई भी एक भाषा आप यूज कर सकते हैं। इन दोनों पेपर में केवल 25% मार्क्स लाने होते हैं और आप उसमें से पास हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं उन पेपर्स के बारे में जिनके नंबर जोड़ करके आपके रैंक डिसाइड होते हैं। तो पहला पेपर है ए से, दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज फर्स्ट, जिसमें आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है, उसमें आपको जियोग्राफी पूछा जाता है और आपसे सोसाइटी के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद पेपर थर्ड होता है जिसे जनरल स्टडीज सेकेंड कहते हैं। इसमें आपसे पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन होता है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप रिलेटेड होता है और सोशल जस्टिस रिलेटेड, ये 3 पार्ट्स से रिलेटेड होते हैं। साथ में गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं। इसके बाद पेपर 4 होता है जिसमें जनरल स्टडी थर्ड के बारे में पूछा जाता है। जनरल स्टडी थर्ड में
आपसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चन होता है, डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और उसके साथ इकोनॉमिक्स के साथ सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद पेपर 5 होता है जिसे हम जनरल स्टडीज 4th कहते हैं। इसमें आपके एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। पहले पेपर से 5वें पेपर तक के जितने भी मार्क्स होते हैं वो 250 होते हैं। टोटल मिलाकर के इनके नंबर 1000 होते हैं। इसके बाद 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के जिसके नंबर 500 होते हैं। स्क्रीन पर आपको एक लिस्ट दिखाई दे रहा होगा, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। इनमें से कोई भी एक नाम को चूज कर लेना है और उससे आपको तैयारी करना है, उसे आप अपने ऑप्शनल के रूप में चुन सकते हैं। जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद ही आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू आपको 275 नंबर का होता है और इस इंटरव्यू को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, जितने भी नंबर मिलते हैं इन सभी नंबर को आपके मेंस के नंबर के साथ जोड़ा जाता है और उसके बाद फाइनली डिसाइड होता है कि आप पास होंगे या फेल। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि प्रीलिम्स में जो नंबर आपके आते हैं उसके नंबर मेंस में और इंटरव्यू में, इन दोनों में ही नहीं जुड़ते हैं। वो केवल आप मेंस एग्जाम में बैठ सको इसलिए प्रीलिम्स के एग्जाम में पास होना जरूरी होता है। दोस्तों, बुक से रिलेटेड जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि आईएएस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी आपको इस वीडियो में से मिल चुकी होगी। केवल बुक रिलेटेड जो जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपके सभी क्वेश्चन और डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।